नमस्कार मित्रों, आप सब कैसे हैं। यह मेरे YouTube चैनल का पहला लाइव है, इसलिए मुझे थोड़ा सा अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सब लोग मुझे उम्मीद देंगे, संबल देंगे। और मैं आज जिस टॉपिक पर आपसे लाइव होने के लिए प्रॉमिस किया था 3 बजे, उसमें एक आध मिनट शायद देरी हो गई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं बिना देर किए आप सब लोगों के साथ विषय को रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में जहां आम आदमी पार्टी की 2% मतों से हार हुई है, वो भी तब जब ईडी, सीबीआई, आईटी, एलजी, दिल्ली पुलिस, एसीबी और बीजेपी के गालीबाज नेताओं द्वारा पाले पोसे गए गुंडों मवालियों को बीजेपी की टोपी पटका पहनाकर चुनाव आयोग द्वारा फर्जीवाड़ा करने की खुली छूट दिए जाने के बाद, और तो और बीजेपी की धुर विरोधी कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी को हराने में बीजेपी का खुलेआम साथ दिया। मैं अक्सर टीवी चैनलों में आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्तागिरी करने जाता हूं, तो सुनने को आता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खुलेआम टीवी न्यूज चैनलों पर कांग्रेसी प्रवक्ताओं को बीजेपी की जीत में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकारते हुए उनका शुक्रिया अदा करते सुने जा सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको अनगिनत टीवी चैनलों में जब बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे होते हैं तो उनके आपस में ऐसी ही जुगलबंदी भरे शब्दावली आप लोगों को भी सुनने को मिली होंगी। वैसे जब मैं ये देखता हूँ तो हंसी आती है, क्योंकि देखा जाए तो इतनी सारी आसुरी शक्तियों के जोर लगाने के बाद भी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को हराने में मात्र कितना, सिर्फ 2% का मार्जिन रहा। सोचिए, 10 साल बाद कहाँ इतना प्रचार कर रहे थे एंटी इनकम्बेंसी एंटी इनकम्बेंसी, अंत में क्या हुआ, बीजेपी को 46% और आम आदमी पार्टी को 44% और कांग्रेस को वही आर्यभट्ट की आखिरी वंशजों के हिसाब से जो होना चाहिए 0/0। मैं तो कांग्रेस को शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमारे शीर्ष नेता आदरणीय सांसद संजय सिंह जी की कही हुई बात को झुटलाया नहीं, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, किसी पत्रकार ने पूछा था कि इस बार कांग्रेस क्या परफॉर्मेंस करेगी, तो उन्होंने कहा कांग्रेस का ना नफ़ा होगा ना नुकसान होगा, वो जहाँ थे वहीं रहेंगे, और वही हुआ। खैर, सोचिए अगर ये सारी आसुरी शक्तियां नहीं होती और नॉर्मल वे में इलेक्शन प्रोसेस होता तो आम आदमी पार्टी की कितनी बड़ी विक्ट्री होती। ये आप लोग जरूर सोचिएगा इस विषय में। और इसके लिए मैं बार बार उदाहरण दे चुका हूं, फिर भी एक बार उदाहरण देता हूं कि नई दिल्ली विधानसभा में जिस प्रकार से घोटाला किया गया, वो घोटाला जग जाहिर है। 2020 में वहां मतदाता सूची में 1,46,000 वोटर थे और 2025 में उसी मतदाता सूची में 1,08,000 मतदाता रह जाते हैं। यानी कि 38,000 मतदाता ये प्लस जो 8,000 एक्स्ट्रा हैं, वो जो नए जोड़े गए वो कहाँ से आए, ये सब चीज़ें साबित करती हैं कि घोटाला हुआ है। खैर, अब मैं आता हूँ आज के
उस विशेष टॉपिक पर, जिस टॉपिक के लिए आप लोगों ने इंतजार किया। दोस्तों, बात दरअसल यूं है कि अब दिल्ली का चुनाव हो गया खत्म, और चुनाव आयोग ने जो भी तंत्रादेश दिया है, मैं इसे तंत्रादेश इसलिए कहता हूं क्योंकि ये तंत्र के द्वारा दिया गया आदेश है, ना कि जनता के द्वारा दिया गया आदेश है, इसलिए इसे जनादेश नहीं कहा जा सकता है, इसे तंत्रादेश कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। उसे फिर भी हम सर माथे लेते हैं। हमारे शीर्ष नेताओं ने परिणाम आने के तुरंत बाद मीडिया के माध्यम से दिल्ली की जनता को, देश की जनता को अपनी हार स्वीकारते हुए एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में बैठने का प्रॉमिस किया है। आम आदमी पार्टी 8 फरवरी शाम से ही अगले 5 साल के लिए एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में रहते हुए बीजेपी के जो जनता को किए गए वायदे हैं, उन वायदों को पूरा करने हेतु दबाव बनाते हुए जन कल्याणकारी नीतियों को सुचारू रखने हेतु जो पूर्व में पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने जनहितार्थ, जन कल्याणकारी योजनाओं को चालू किया था, उन योजनाओं में किसी भी प्रकार की रुकावट न आए। यह एक मजबूत विपक्ष होने के नाते दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हमारी भूमिका रहेगी, और हम इसके लिए जनता के कंधे से कंधा मिलाकर सड़क से लेकर संसद तक, सदन तक संघर्ष करने हेतु वचनबद्ध हैं। चूंकि जब हार जीत पर चर्चा हो रही है इतने सारे लोगों की, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव व हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की भूमिका पर चर्चा किए बिना यह चर्चा अधूरी साबित होगी, मेरा ऐसा मानना है। हाल के दिल्ली चुनाव हो या हरियाणा या फिर महाराष्ट्र के चुनाव, इन तीनों राज्यों के चुनावों में एक पैटर्न साफ देखा गया है, वो है कांग्रेस के अंदर घुसे भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल्स, जिन्होंने अंदर खाते इन तीनों चुनावों में बीजेपी को सत्ता में आने देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यदि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता संजय राउत के उनके अखबार सामना में लिखे लेख की माने, तो कांग्रेस के इन्हीं स्लीपर सेल्स की वजह से ही कांग्रेस को हरियाणा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। बाकी दिल्ली में तो सबको पता ही है कि कांग्रेस के इन स्लीपर सेल्स ने कैसे बीजेपी को आम आदमी पार्टी के खिलाफ खुलेआम मदद करी। ये बीजेपी के स्लीपर सेल्स जो कांग्रेस में रहते हुए अभी भी एक्टिव हैं, वो नहीं चाहते थे कि हरियाणा महाराष्ट्र में कांग्रेस वापसी करे और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी वापसी करे। यही कारण है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस और दिल्ली में आम आदमी पार्टी हारी। संजय राउत ने अपने लेख में बताया कि दिल्ली और हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होते होते रह गया। ज़्यादातर लोगों को यही पता है कि आम आदमी पार्टी नहीं चाहती थी कि कांग्रेस के साथ विधानसभा चुनाव में गठबंधन हो, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल से इस विषय में पूछा गया तो उन्होंने यह सत्य उजागर किया जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। संजय राउत जी ने अपने लेख में बताया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद जब शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे जी के बेटे अरविंद केजरीवाल जी से मिलने उनके फिरोज शाह रोड स्थित निवास पर गए, तब उनसे तीनों राज्यों के चुनावों पर विस्तार से चर्चा हुई, ऐसा उन्होंने अपने
लेख में दर्शाया है। इस चर्चा के दौरान केजरीवाल जी ने कांग्रेस से गठबंधन पर खुलकर बोला कि वे हरियाणा चुनाव के दौरान जेल में थे और हरियाणा चुनाव की जिम्मेदारी श्री राघव चड्ढा जी के पास थी, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने बताया, मेरी सहमति पर, यानी केजरीवाल जी की सहमति पर राघव चड्ढा हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो बीजेपी के स्लीपर सेल्स हैं, उनके तल्ख स्वभाव के चलते यह संभव नहीं हो सका। राघव चड्ढा जब मुझसे जेल में मिलने आए, ऐसा अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, तब मैंने बड़े ही स्पष्ट लहजे में कहा था कि हमें कांग्रेस के साथ गठबंधन करना ही होगा, आप सीटों का बंटवारा तय करें। कांग्रेस ने हमसे सूची मांगी, हमने 14 निर्वाचन क्षेत्रों की सूची दे दी। राहुल गांधी ने कहा हम आपको 6 सीटें देंगे। तब केजरीवाल जी ने राघव चड्ढा को कहा, कोई बात नहीं, 6 सीटें ले लो, हम 2 कदम पीछे हटने को तैयार हैं। राहुल गांधी ने राघव से कहा, यानी राघव चड्ढा जी से कहा कि केसी वेणुगोपाल जी से मिल लीजिए, वही फाइनल करेंगे। राघव चड्ढा ने श्री केसी वेणुगोपाल जी से मुलाकात की। उन्होंने कहा हम 6 सीटें नहीं दे पाएंगे, यह संभव नहीं, लेकिन हम 4 सीटें जरूर देंगे। आप हमारे हरियाणा प्रभारी श्री बावरिया जी से मिल लीजिए। राघव फिर मुझसे जेल में मिलने आए, मैंने तब भी कहा ठीक है, 4 सीटें ही ले लो। तो राघव चड्ढा जी बावरिया से मिलने गए, तब उन्होंने 4 सीटों पर जो वचन दिया था उनके शीर्ष नेतृत्व ने, उसका प्रस्ताव भी उन्होंने ठुकरा दिया। वह बोले हम आपको सिर्फ 2 सीटें ही दे पाएंगे। मैंने फिर राघव चड्ढा जी को संदेश भिजवाया कि ठीक है, 2 ही सीटें ले लो, ऐसा केजरीवाल जी कहते हैं। राहुल गांधी बॉस हैं और उनके वचन देने के बावजूद हमें 6 सीटें नहीं मिली, 4 में से 2 पर आ गए। उन 2 सीटों के लिए राघव चड्ढा ने आखिरकार भूपेंद्र हुड्डा से मुलाकात की। फिर उन्होंने भाजपा के मजबूत गढ़ वाले इलाके में हमें 2 सीटें ऑफर करी। बस यही है कांग्रेस की गठबंधन धर्म की असली व्याख्या। हम क्या ही कर सकते थे। जो ऐसा हरियाणा में हुआ, दिल्ली में भी कुछ वैसा ही हाल रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी को हराना ही नहीं चाहते थे, वो मोदी विरोधी अरविंद केजरीवाल को हराना चाहते थे। संजय राउत के सामना में लिखे इस लेख के मुताबिक यह सब कहते हुए अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर व्यथा का भाव साफ देखा जा सकता था। संजय राउत के इस लेख से यह बात तो स्पष्ट हो गई है कि ना हरियाणा ने ना महाराष्ट्र में कांग्रेस सत्ता में आना ही नहीं चाहती थी और ना ही दिल्ली में मोदी विरोधी अरविंद केजरीवाल की वापसी चाहती थी। इससे अब यह साफ जग जाहिर हो चुका है कि दिल्ली व हरियाणा के कांग्रेसी नेता भारतीय जनता पार्टी के दिशा निर्देशों पर काम कर रहे थे। वो चुनाव स्वयं के जीतने के लिए नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए केजरीवाल जी से लड़ रहे थे। निकट भविष्य में इंडिया अलायंस के बाकी घटक दलों को भी कांग्रेस के ऐसे रवैये से सतर्क रहना होगा, क्योंकि अगर वो पहले कर चुके हैं तो आगे भी कर सकते हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता कि वो नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेसी गठबंधन धर्म निभाने के भरोसे लायक है ही नहीं। उम्मीद है मेरे इस लाइव कन्वर्सेशन के माध्यम से मौजूदा भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस की राजनीतिक मंशा आप सब लोगों के समझ में आ गई होगी। मेरे इस लाइव वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स पर अवश्य दीजिएगा, और हाँ, चैनल छोड़ने से पहले मेरे इस यूट्यूब चैनल केजरीवाल जिंदाबाद को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी आपको ऐसी जानकारी से मैं रूबरू करवाता रहूं। उम्मीद है आज की यह जानकारी आप सबको पसंद आई होगी, और
अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि यह मेरा पहला लाइव वीडियो है। मुझे बोलते समय, शुरुआत करते समय बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं बन रहा था, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कर गया। और ये देखिए हमारी वो बचपन, आजकल के यंग बच्चे जो होते हैं वो तो ठीक है, सब चीज़ें मैनेज कर लेते हैं, लेकिन ये हमारे ज़माने की चीज़ नहीं है। तो फिर भी ठीक है, मैं बच्चों के बताते, जैसा वो बताते हैं वैसा मैं करता जाता हूँ। और ये आजकल के यंग बच्चों की टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं, ठीक है, अच्छी बात है। आप लोगों से इसी बहाने रूबरू होने का मौका मिल जाता है। मुझे नहीं पता, देखिए कितने लोग जुड़े हुए हैं। तो यह मेरा पहला वीडियो है, मुझे अधिक जानकारी नहीं है, इसलिए यदि जुड़ने में आप लोगों को कोई असुविधा हुई है तो उसके लिए मैं पुनः आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद, आपका दिन शुभ गुजरे, धन्यवाद। अब इसको बंद कैसे करते हैं?